नमस्कार बच्चों, मैं आपका मेंटोर रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी विद्यावर्स। बच्चों, जितने भी बच्चों ने मेरी परसों वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजी बनाई है एमपी बोर्ड की परीक्षा को लेके। एमपी बोर्ड की उसी परीक्षा को लेके जो कब प्रारंभ होने वाली है, फेब में, मतलब फरवरी महीने में परीक्षा शुरू होने वाली है। बच्चों, उसमें मैंने 120 दिन की एक स्ट्रैटेजी बताई थी। 120 डेज़ की क्या बताई है, एक स्ट्रैटेजी बताई है। और उस स्ट्रैटेजी के मैंने 3 ऑब्वियसली सबसे महत्वपूर्ण जो है, टाइम ज़ोन मैंने बाँटा है। 80 डेज़ को पहले अलग किया है और उसमें से फिर जो 40 डेज़ हैं उन्हें क्या किया है, देखिए लगभग बता रहा हूँ, एक्यूरेट 120 दिन से अभी ज़्यादा टाइम है। अगर हम इन 80 डेज़ को देखें, तो इसमें हम क्या लाने वाले हैं? इसमें मैंने बताया कि हम आपको इसे भी 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक में मैंने बताया था आपको मिशन बुनियाद के बारे में बेटा, और एक में मैंने आपको बताया था मिशन अभ्यास के बारे में। ठीक है बच्चा? क्या बताया था? एक में मिशन बुनियाद बताया था और एक में क्या बताया था? मिशन अभ्यास। बेटा, क्या है मिशन बुनियाद और मिशन अभ्यास? दरअसल जैसे ही आप किसी भी सिलेबस को उठाते हैं, उसमें मैंने प्रॉब्लम्स लिखी थी, तो आपको एक डर लगने लगता है कि भई इतना सिलेबस बचा है, इसे कंप्लीट कैसे करेंगे? तो बेटा, उसे खत्म करने की एक बेस्ट टेक्निक है कि हम उसे खत्म करने को, जो भी हम करने वाले हैं, उसे हम 2 चरणों में पॉसिबल करेंगे। ठीक है? पहला चरण रहेगा बेटा मिशन बुनियाद, जिसके तहत हम क्या करेंगे, एक अप्रोच डेवलप करेंगे। मान लो आज तो मैं भूगोल का क्लास यहाँ लेने वाला हूँ कक्षा 12 का। कोई भी सब्जेक्ट है और उसका जो चैप्टर है, उसकी एक थिंक डेवलप करेंगे। ठीक है? बिकॉज़ जब थिंक डेवलप होगी ना, उसको लेके एक अप्रोच बनेगी, उसको उसके टॉपिक या कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बन जाएगी, तो फिर हम उसके बाद क्या लाएँगे, मिशन अभ्यास। बेटा, ये मिशन अभ्यास क्या है सर? मिशन अभ्यास के तहत हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसकी अप्रोच डेवलप की है, उसी की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा, मिशन बुनियाद जो है उसके अगले चरण में, उसके प्रारंभिक चरण में आज की जो क्लास होने वाली है, वो होने वाली है बेटा क्लास 12th की आर्ट या ह्यूमैनिटीज की भूगोल की क्लास। किसकी क्लास होने वाली है बेटा? भूगोल की। हाँ बेटा, जो आप सोच रहे हैं वही। आज हम भूगोल के जो 2 भाग है ना, 2 पुस्तकें, उसमें से मानव भूगोल विषय क्षेत्र वाली जो किताब है, उसमें से हम चैप्टर नंबर पहला मानव भूगोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है? आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे इस चीज़ को पढ़ेंगे और कैसे एक रोड मैप को फ़ॉलो करते हुए इस चीज़ को ऐसे खत्म करेंगे, ऐसे कि एक भी नंबर आपका परीक्षा में कटे नहीं। ठीक है? तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अगर अप्रोच डेवलप करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि इस चैप्टर से लेके एक भी नंबर ना कटे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से और आप चाह रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ, आपका सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म हो, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। बिकॉज़ मैं जब भी वीडियो डालूँगा ना, तो आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहेगा। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा, आज हम किन-किन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं? पहले एक फ़ास्ट उसमें देख लेते हैं कि आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे। तो सबसे पहला बेटा जो बिंदु रहेगा, वो क्या रहने वाला है बेटा, कि मानव भूगोल क्या है? क्या रहने वाला है? मानव भूगोल क्या है? किताब का भी वही टाइटल है, चैप्टर का भी वही टाइटल है, तो सबसे पहले तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे। फिर हम उसके अगले चरण में देखेंगे मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो लगा रखी है, जिसमें मैंने एक तरफ बिल्डिंग्स ले रखी है, एक तरफ नेचर ले रखा है। बिकॉज़ ऐसा ये फ़ोटो लगाने के पीछे का कारण क्या है? बेटा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ऑल प्रोडक्ट, ये जो सब बना है ना, ये मानव निर्मित है। क्या है बेटा? मानव निर्मित। और यहाँ पे मैंने जो ले रखा है, मेरी फ़ोटो के जस्ट ऊपर जो है, जो दिख रहा है, ये प्रकृति है। तो हम इन्हीं दोनों के बीच में जो संबंध है, मानव निर्मित वस्तु और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, ठीक है? मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है? वीडियो के आखिरी तक बने रहना। मैं 100% 101% ये गारंटी ले सकता हूँ
कि इस चैप्टर को अगर आप वीडियो के लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है? देखिए, फिर उसमें हम विचारधाराएँ पढ़ेंगे, जो अवधारणाएँ हैं। जैसे एक है नियतिवाद। क्या होता है बेटा नियतिवाद? बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से। संभववाद क्या है? कौन इसके प्रवर्तक हैं? नवनियतिवाद को रुको और जाओ की अवधारणा क्यों कहा जाता है? उसके बाद हम देखेंगे बेटा मानव भूगोल की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो देखेंगे और फिर हम समझेंगे इसके क्षेत्र और उपक्षेत्र को। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। अभी तो हमने ये जाना है कि हमें पढ़ना क्या है, अब करते हैं शुरुआत मानव भूगोल क्या है? बेटा मानव भूगोल का परिचय। देखिए आप कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि भूगोल की डेफिनिशन तो मुझे बतानी नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब हम यहाँ पे अगर इस टर्म को देखें तो ये टर्म क्या है? ये है मानव भूगोल। क्या है बेटा? मानव। ऑब्वियसली भूगोल क्या होता है? भू से संबंधित जितना भी नॉलेजेबल या पृथ्वी से संबंधित जितने भी घटनाक्रम या जितना भी ज्ञान होता है वो भूगोल के अंतर्गत आता है। अब मानव उस ज्ञान से कैसे संबंधित है? मैं एक स्टैट्स उठाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ उसे। बेटा आप एक बात बताइए, जो दिल्ली है उसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,000 है। अरुणाचल प्रदेश का बेटा कितना है? 17 है। क्यों है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ऐसा क्यों है? ठीक है? अभी तो आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों है सर? वहाँ कम लोग हैं इसलिए वहाँ ज़्यादा है, नहीं। हर एक बात जो मानवीय संस्कृति हम देखते हैं कि हर एक देश में अलग संस्कृति को फॉलो किया जाता है। ठीक है? धार्मिक दृष्टिकोण से भी या हम देखें तो उनके नियम अलग होते हैं, हमारे नियम अलग होते हैं। वो नियम पूरी तरह बेटा स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति से कहीं न कहीं ओतप्रोत ज़रूर होते हैं। कहीं न कहीं उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण उन पे कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ गया होता है। चलिए हम समझते हैं मानव भूगोल क्या है। तो बेटा भूगोल की वह शाखा जिसमें जो भौतिक पर्यावरण है, जो हमें दिख रहा है पेड़, जल, पहाड़, चट्टान, इन सबको मानव से संबंध किया जाए, इन सबका मानव के अंतर संबंधों और इनका अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। अभी मैंने बताया था क्यों की अवधारणा, कहाँ और क्यों। ये दोनों अवधारणाएँ मानव भूगोल में आती हैं। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली, कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,000 सर प्लस है। क्यों है? उसके पीछे भी रीज़न क्या है? मानव और भूगोल के बीच अंतर संबंध। कौन-सा अंतर संबंध सर? अरुणाचल प्रदेश को अगर आप भारत के मानचित्र पर देखने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या देखेंगे? देखिए, अरुणाचल प्रदेश को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ मैं छोटा-सा ही मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम मान लेते हैं लाइक ये हमारे भारत का मानचित्र है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये पूरा क्या है? हिमालय रीजन। ठीक है? कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा। अब हिमालय पर्वत श्रेणी की वजह से यहाँ पे ना तो उपजाऊ मृदा है, ठीक है? ना ही बसावट के लिए समतल भूमि है, जीवन भी बड़ा जटिल है। तो भूगोल या प्रकृति वहाँ जटिल है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या भी क्या है? कम है। बात समझ में आई कि नहीं? ज प्राकृतिक जटिलताओं के कारण जनसंख्या कम है। तो इसे क्या हम ये नहीं कह सकते कि प्रकृति और मानव के बीच में अंतर संबंध? बोल सकते हैं ना कि प्रकृति और मानव के बीच में क्या है? अंतर संबंध है। ठीक है बेटा? बात समझ में आई? यहाँ पे जो मुख्य तत्व हैं, वो 2 होते हैं। मानव भूगोल के 2 मुख्य तत्व हैं, एक तो मानव निर्मित वस्तु और दूसरी क्या है? प्रकृति, भौतिक पर्यावरण, जो नीचे स्लाइड में मेंशन है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? भूमि, जल, जलवायु और वनस्पति। जलवायु क्या होता है? दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर जो होता है उसके व्याप पे निकलती है, मानसून वगैरह भी इंक्लूडेड है इसमें। मानव निर्मित पर्यावरण जैसे घर, गाँव, मानव कौन से पर्यावरण का निर्माण करता है? अकेला रह रहा है तो उसका घर है। अगर 8-10 लोग घर बना के रह रहे हैं तो वो मोहल्ला हो गया। ज़्यादा लोग बना के रह रहे हैं, गाँव हो गया। और जहाँ के लोग द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न हो गए, नगर या शहर हो गया। सड़कें बना रहा है मानव, सड़कें तो प्रकृति नहीं बना रही है ना, उद्योग बना रहा है। ये सब सड़कें। और अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत में सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ है? तो ऑब्वियसली जहाँ उत्खात भूमि होगी, ऊँची-नीची जगह होगी, वही होगा। अब वहाँ सबसे कम सड़क क्यों है? क्यों के पीछे का कारण है वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ का जो भौगोलिक एटमॉस्फेयर या माहौल है, वो सड़क के लिए अनुकूल नहीं है। कैसा है बेटा? प्रतिकूल है। अब जो प्रतिकूलनता आई है, वो भौतिक वातावरण में आई है, तो कहीं न कहीं भूगोल मानव को प्रभावित करता ही करता है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। बेटा मानव भूगोल की जो बेसिक डेफिनिशन अभी हमने देखी है कि क्या देखी है? ऑब्वियसली मानव भूगोल क्या होता है? भौतिक वातावरण और
मानव के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन। अब मानव भूगोल के जनक माना जाता है, वैसे तो कार्ल रिटर है। अब आप लोगों की किताब में रेड जेल के बारे में लिखा है, तो रेड जेल को हम पढ़ते हैं। बेटा रेड जेल ने मानव भूगोल की डेफिनेशन क्या दी, हम इसे समझते हैं। यहाँ पे ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये बेटा कौन है बेटा, ये है रेड जेल। कौन है ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये कौन है, रेड जेल। अब मैंने ये क्यों किया है, बिकॉज साइकोलॉजी कहती है इमेजिनेशन टैग से जल्दी समझ में आता है, तो इमेजिनेशन के चक्कर में ये मैंने फोटो लगाई है इनकी रेड जेल की। अब बेटा रेड जेल जी क्या कह रहे हैं ये समझते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों, बेटा जान रहे हो ना, मानव समाजों मतलब अभी मैंने बताया था, घर, मोहल्ला, गांव, नगर, उद्योग, धरातल। धरातल मतलब भौतिक भौतिक पर्यावरण, इन दोनों के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन मतलब इन दोनों का संश्लेषण करें, एनालिटिकली देखें, तो एनालिटिकली इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। मानव समाज से इनका तात्पर्य क्या है, लोग, उनकी संस्कृतियां, उनकी गतिविधियां। अभी मैंने क्या बताया था, धार्मिक जो धार्मिकता है, रीति रिवाज है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब, जैसे मान के चलो एक धर्म विशेष में सोमवार को पवित्र माना जाता है, एक धर्म विशेष में जो नॉन वेज है उसे खाना गलत माना जाता है, एक में सही माना जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट है, कहाँ से, उनके मानव भूगोल वाले कॉन्सेप्ट से। बिकॉज जो नॉन वेज को प्रमोट कर रहा है वो ऐसी जगह पे रह रहा होगा जहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो ज्यादा सर्द होंगी, ज्यादा ठंडी होंगी। तो ठंडी में हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा पोषक तत्व, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस, एक्स्ट्रा कैलोरी वगैरह। तो ज्यादा कैलोरी कंज्यूम के चक्कर में वो लोग ऐसा कर रहे होंगे। आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। धरातल का मतलब क्या है, वही मैंने बताया था, पूरा भौतिक पर्यावरण। तो इनने क्या कहा बेटा रेड जेल ने कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। छाप लीजिए इस बात को, यहां से प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कोई तोड़ मरोड़ के नहीं आएगा, ये मानव समाज और धरातल भी नहीं पूछेंगे आपसे। एमपी बोर्ड वाले बेटा सीधे पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं सीधे, बताइए रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो आप क्या लिख देंगे, मानव समाज और क्या है, धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। किसने कहा इस बात को, इस बात को कहा है रेड जेल ने। किसने कहा है, रेड जेल ने। ठीक है, बस इतना ही तो सरल है विषय, इतना ही तो सरल है। मिशन बुनियाद का लक्ष्य है आपकी बेसिक बुनियाद को मजबूत करना। चलिए आगे वाली स्लाइड पे पढ़ते हैं। बेटा एलन सी सैंपल, इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो ये शिष्या थी, किसकी ये शिष्या थी बेटा, ये शिष्या थी अपने गुरुजी की, मतलब रेड जेल जी की। रेड जेल को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, याद रहेगा ना, याद रहेगा। मेरे साथ बोलिए रेड जेल मानव भूगोल के जनक, बोलिए रेड जेल मानव भूगोल के जनक। और बोलिए रेड जेल के अनुसार मानव समाज और धरातलों के बीच अंतर संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है, संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है वही क्या है, मानव भूगोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इनने क्या कहा, इनने कहा कि सर मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इनकी लैंग्वेज, इनकी डेफिनेशन में थोड़ा डेप्थ है, समझते हैं। बेटा जब होमोसेपियंस जंगल में घूम रहे होंगे तो नेचर के प्रति उनकी जो नीड थी, प्रकृति को लेके जो आवश्यकताएं थी, वो वही थी जो आज है। बताइए, आप बताइए, वही थी क्या, या प्रकृति की होमोसेपियंस को लेके जो नीड थी वो वही थी जो आज है। ना प्रकृति की थी और ना ही मानव की थी। कैसे बेटा प्रकृति की नहीं थी, बेटा उस टाइम नदियां स्वतंत्र बहती थी तो कम विध्वंसक थी, समझ रहे हो। अब नदियों पे डैम बन गया है, तो डैम तो हमने बना लिया है, समझ रहे हो ना बात को, मतलब हमने पृथ्वी को भी कैसे कर दिया है, अस्थिर कर दिया है डैम बना के। लेकिन बेटा अब होगा क्या, अब इससे अस्थिर पृथ्वी जो है ना, वो अब कभी डैम वगैरह या टूटा या कुछ भी होगा तो ये ज्यादा खतरनाक साबित होगा। मतलब प्रकृति का भी रवैया पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कैसा होगा, खतरनाक होगा, डिस्ट्रॉयर टाइप होगा कि नहीं। क्रियाशील मानव, मानव तो क्रियाशील है ही, इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं। पहले जो मानव वृक्ष की तरफ फल के लिए देखता था, अब वही मानव उस वृक्ष को वहां नहीं देखना चाहता, बिकॉज या तो वो वहां खेत बनाना चाहता है,
सीधी बात है। या वो वहाँ अपने आवास बनाना चाहता है, अगर कुछ भी नहीं बनाना चाहता तो उसकी कोई महत्वाकांक्षी योजना जुड़ी होगी उससे, समझ रहे हो? बड़े स्तर पर प्राकृतिक परिवेशों का खत्म होना, बड़े स्तर पर प्राकृतिक जीवों का खत्म होना, कहीं न कहीं क्रिया मानव की क्रियाशीलता को ही तो दिखा रहा है, ठीक है? कि भई मानव कैसे काम कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि प्रकृति ने हम लोगों को खुला नहीं छोड़ रखा है, हम भी प्रकृति के दायरे में आते हैं। ऐसी बात थोड़ी ना है कि प्रकृति के जो रूल हैं, मतलब हम अपने सारे रूल प्रकृति को फ़ॉलो करवा दें, लेकिन प्रकृति के जो रूल हैं हम उनके परे हों, नहीं बेटा। प्रकृति जब पटकती है ना, प्रकृति जब हमें अपना डर दिखाती है तो समझ में आता है। इस टाइम भारत के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी समस्याएँ हैं और उसके पीछे अगर हम एनालाइज़ करके पहुँचे, तो देखिए जो लोग उसका सामना कर रहे हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं, ठीक है? कई सारे लोग मर भी गए हैं, उनके घर उजड़ गए हैं, ठीक है? तो मैं ईश्वर से उसके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। बट बेटा एक बहुत डार्क रियलिटी है। डार्क रियलिटी क्या है कि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन हम खुद को नेचर के परे समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि भई नेचर बहुत छोटी चीज़ है, हम उसके बहुत आगे हैं। यही हमारी क्या है सबसे बड़ी गलती है। इसी को थोड़ा प्रकाश डाला है किसने? इसी को थोड़ा विस्तृत बताने की कोशिश की है किसने? एलन सी सैंपल ने। बेटा आई होप ये बात समझ में आई होगी ना बात। यहाँ स्थिर पृथ्वी से तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी की जो ऑब्वियसली पृथ्वी का जो वो था व्यवहार, वो भी बदल रहा है। क्रियाशील मानव मतलब मानव का पृथ्वी के प्रति व्यवहार बदल रहा है, तो पृथ्वी का मानव के प्रति व्यवहार बदल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही पॉल जी ने जो डेफिनेशन दी है उसको समझते हैं। ठीक है, पॉल विडाल-डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। अब बेटा इन भौतिक नियमों में क्या आता है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी की सतह में कंपन भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? पृथ्वी का खुद का वायुमंडल है। इन सब नियमों को हम क्या कहेंगे? भौतिक नियम। ये सभी भौतिक नियम सीधे-सीधे बंधे हैं हर एक जीव से। समझ रहे हो ना बात को? किससे बंधे हैं? हर एक जीव से। जैसे हम भारत में हैं, भारत में ऑब्वियसली जून से लेके सितंबर तक मॉनसून रहता है। इसे ऐसे समझो। क्या रहता है बच्चा? मानसून। अब जून से सितंबर के बीच में यहाँ खरीफ की फसलें करी जाती हैं। आपको पता होगा, खरीफ की फसलें की जाती हैं। अब अगर प्रकृति का कोई नियम ही ना होता, मान रहे हो इस साल जून से सितंबर में मॉनसून आया, अगले साल नवंबर-दिसंबर में आता, उसके बाद जनवरी-फरवरी में आता। तो जो अनसर्टेनिटी थी, उसके चक्कर में हम लोग या हमारे जो बॉन्ड है या हमारे जो संबंध है वो प्रकृति से बन पाते नहीं बन पाते। लेकिन भौतिक नियमन को जो क्या है ना पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है वो नियम है, मतलब वो इस टाइम हो रहे हैं तो उसी टाइम होंगे। अब उसके चक्कर में हमारा पृथ्वी से या हमारा जो भौतिक भूगोल है उससे क्या बन गया है? बॉन्ड बन गया है। समझ रहे हो? बंध बन गया है। अब इनके बंध को अगर हम संश्लेषित ज्ञान से देखें तो वही क्या है? मानव भूगोल है। क्या है? वही मानव भूगोल। मेरे साथ बोलो। मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और उनके जीवों के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है? पॉल जी को देखिए भाई, ये है अपने पॉल विडाल-डिला ब्लास। तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा इस वीडियो में? हमने मानव भूगोल समझा। आपको समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी कीजिए क्योंकि आखिरी तक तो आप लोग भूल ही जाते हैं। लाइक कीजिए, ठीक है? अपने क्लासमेट्स के साथ और बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का लाभ मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो टर्म है मानव का प्रकृतिकरण, ये टर्म सबसे पहले आई थी यहाँ, समझ रहे हो ना? इसमें बेटा मानव खुद को कैसे देखता है? एक उपासक की तरह। उपासक कौन होता है? उपासक कौन होता है? उपासना करने वाला, प्रार्थना करने वाला। मानव खुद को प्रार्थना करने वाला देखता है और ईश्वर की तरह किसे देखता है बेटा? ईश्वर की तरह देखता है प्रकृति को। समझ रहे हो? ये सबसे प्रारंभिक चरण है मानव भूगोल का। जहाँ मानव प्रकृति को कैसे देखता है? ईश्वर की तरह, खुद को कैसे देखता है? उपासक की तरह। बेटा आप किसी भी धर्म या समुदाय या संप्रदाय से होंगे, तो आपको पता है कि हम लोग ऑब्वियसली वेदर के लिए या कई सारी चीज़ों के लिए नेचर की पूजा करते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पेड़ों की पूजा करना या बाय द वे हमें बारिश हो रही है, जैसे मैं अपने स्पेसिफिक रिलीजन से लेके कहूँ,
तो बारिश हो रही है तो हम प्रार्थना करेंगे, हे इंद्र भगवान बारिश को थोड़ा कम कर लो। बिकॉज़ हमने बारिश के लिए भी भगवान माने, वायु के लिए भी भगवान माने, हमने प्रकृति में ही भगवान माने, प्रकृति को ही भगवान मान रखा है। समझ रहे हो? जहाँ मानव प्रकृति के सामने नतमस्तक है, उसकी सभी आवश्यकताएँ प्रकृति ही पूर्ति करती हो और वो प्रकृति को ईश्वर माने, उसे बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। बेटा आपकी एनसीईआरटी में बेंदा वाला एक एग्जाम्पल है, प्लीज़ उसे पढ़ लेना। अबुझमाड़ का जंगल और बेंदा की स्टोरी। आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं, देखिए इसे। सर इस इमेज में क्या खास है? सर इसमें कुछ सब ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है? अब इनमें ट्राइबल्स लोगों में 4-5 चीज़ें आप नोट कीजिए। इनकी जो आजीविका चलने वाली है, लाइक जी ये जो भी कार्य कर रहे हैं, ये जो भी कार्य कर रहे हैं, इनका कार्य किससे रिलेटेड है बेटा? इनका कार्य रिलेटेड किससे है? ये जो भी कार्य कर रहे हैं वो किससे संबंधित है बताइए बेटा? वो संबंधित है प्रकृति से। किससे संबंधित है वो? नेचर से। किससे संबंधित है? देखिए ये यहाँ पे दलिया या कुछ बना रही हैं, ये यहाँ पे फल तोड़ के रखे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं और प्रकृति की हो रही है यहाँ पे इस फ्रेम में पूजा। यहाँ पे जो हथियार हैं वो भी प्राकृतिक हैं, देखिए। यहाँ जानवरों को पालतू बना के रखा गया है। तो इस इमेज में आपको दिखाने की यहाँ तक कि इनके घर देखिए आप घर। इनके घर इनकी जो घर है ऑब्वियसली ये हैट जो है, ये हैट भी इनने कैसे बना रखे हैं, पूरी तरह इनकी निर्भरता कैसे है प्रकृति पे है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे के फैक्टों को रटते हैं। वो क्या करते हैं मानव के प्रकृतिकरण में आँखें बंद करके करते हैं, प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है, प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है। बेटा सामने देख लो आपको कहीं प्रौद्योगिकी दिख रहा है? कहीं टेक्नोलॉज़ी दिख रही है आपको? बताओ। तो सीधी-सीधी बात है कि मानव के प्रकृतिकरण में जो प्रौद्योगिकी स्तर है वो क्या है? निम्न है। मानव प्रकृति की सुनता है, उससे डरता है और उसकी पूजा करता है। समझ रहे हो ना? प्रकृति से मानव डरता है। मानव को एक डर है कि अगर वो प्रकृति का बुरा करेगा तो प्रकृति उसके साथ भी बुरा करेगी। समझ रहे हो? ठीक है। और पर्यावरणीय अब अपने यहाँ क्या होता है कई सारे पेड़ हैं, उनके आस-पास मंदिर बना दिए जाते हैं। अब उन मंदिरों से उस पेड़ की क्या होती है भाई पूरी तरह सुरक्षा। कैसे? अब उस पेड़ को कोई अगर काटेगा तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फ़ियर है कि ये जिस भगवान का मंदिर है ये मुझे दंडित करें। समझ रहे हो ना? ये दंडित करेंगे बिकॉज़ मैं इनके आश्रय स्थल पे खड़े पेड़ को काटने जा रहा हूँ। ठीक है? तो इस प्रकार कहीं न कहीं लोग जब प्रकृति को ईश्वर मानते हैं, तो वो प्रकृति से डरते भी हैं। इस अवधारणा को कहा जाता है पर्यावरणीय नियतिवाद। समझ रहे हो? और आदिम समाज पूरी तरह आज भी यही सब कार्य करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मानव का प्रकृतिकरण आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड तो ये तो समझ ही ली, इससे अगली। प्रकृति का मानवीकरण बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। इसमें ट्राइडेन शहर की कैरी की स्टोरी है आपकी किताब में। आपकी एनसीईआरटी में एक स्टोरी है भाई कैरी नामक महिला की, जो ट्राइडेन शहर के -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपने स्पेसिफिक डिजाइन टायर की सहायता से निकल जाती है, अपने ऑफिस की मीटिंग करती है और जहाँ बाहर का टेम्परेचर -30-40 होता है तो उसके घर के अंदर का टेम्परेचर फिर भी इक्वल होता है। ये सब पॉसिबल हुआ है प्रौद्योगिकी से। अंदर क्या लगा रखा होगा? हीटर लगा रखा होगा, समझ रहे हो? टायर, गाड़ी ये सब क्या है? प्रौद्योगिकी ही तो है। तो जब मानव प्रौद्योगिकी का विकास करके प्रकृति पर विजय प्राप्त करने लगता है। अब इस अवधारणा में विजय प्राप्त लिख दी है, लेकिन बेटा अपने आगे अपनी एक नवनिश्चयवाद अवधारणा पढ़ेंगे। इस डेफिनिशन में लिख दिया, वहाँ ये पढ़ेंगे अपन कि मानव की जितनी भी खोज है वो एक दायरे में रह के हैं। प्रकृति ने मानव के लिए एक दायरा खींच रखा है। अगर मानव उस दायरे को क्रॉस करेगा, तो प्रकृति उसे उठा के वहीं पटक देगी। समझ रहे हो? जो अभी हम लोगों के साथ हो रहा है। अभी हम लोग अभी ऑल इंडिया सफरिंग फॉर अ वेरी हेवीली फ्लड। बहुत ज़्यादा बाढ़ से हम लोग जूझ रहे हैं। उसके पीछे का लॉजिक वही है कि हमने प्रकृति की जो सीमा बनाई है, जो बाउंड्री बनाई है, उसे लाँघा है। अब आप लोग बताओगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? बेटा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में क्या है 1 डिग्री सेल्सियस का इज़ाफ़ा है, जो क्लाउड ब्लास्टिंग बादल फटने के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा क्या है जो नदियों का नेचुरल मार्ग होता है, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो उस मार्ग बाधित होने की वजह से नदियाँ अब कहीं से भी निकल रही हैं, रास्ता बदल रही हैं। ब्रिज और बाकी सब चीज़ें डैम वगैरह ज़्यादा डैम, ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को देख रहे हैं, हम प्रकृति को नहीं देख रहे हैं। और जब हम केवल खुद को देखेंगे तो बेटा प्रकृति
कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ लेना चाहिए, वी आर नेचर, ठीक है, वी आर नॉट फॉर गॉड। हम भगवान नहीं है, हम केवल प्रकृति के अंदर वाले एक स्पेसिफिक अंडर द नेचर है। हम ऐसे भी नहीं है कि हम प्रकृति को डोमिनेंस कर लें, समझ रहे हो ना? सबके ऊपर तो नेचर ही है, लेकिन हमने क्या किया है, हम अपने जैसे ही प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, हम नेचर को क्या समझने लगे हैं, सब चीजें हमारे किसमें है, हाथ में है, सब चीजें हमारे कंट्रोल में है, समझ रहे हो ना? लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। नेचर कल भी गॉड था और नेचर आज भी गॉड है, भगवान है नेचर। बिकॉज नेचर अगर चाहेगा तो वो मानव की किसी भी प्रौद्योगिकी या उन्नति को एक झटके में खत्म कर सकता है। मानव पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। बेटा अभी जैसे गर्मियों में टेम्परेचर था बाहर का 45 डिग्री सेल्सियस, आप क्या कर रहे थे बताइए? धूप में खड़े होगे तो सूख तो रहे नहीं होगे, या तो आप एयर कंडीशन एसी में बैठे होगे या कूलर में बैठे होगे। अब जिस एसी या कूलर में आप बैठे होगे उसका टेम्परेचर क्या होगा? आई थिंक 25 डिग्री सेल्सियस। आप मैक्सिमम कर दे रहा हूँ 30 डिग्री सेल्सियस। आप समझना, आवश्यकता अनुसार आपने क्या किया है, पर्यावरण में परिवर्तन कर दिया। पर्यावरण 45 का था, आप 25-30 पे आ गए। आ रही है बात समझ में? इस इमेज से समझो, ठीक है? ह्यूमन सोच रहा है कि वो यहाँ है, यहाँ, समझ रहे हो ना? और उसके सामने नतमस्तक है नेचर। देखिए ये रिवर है, ये ट्रीज है या फॉरेस्ट है। ह्यूमन ने कई बड़े-बड़े डैम बनाए हैं पानी को रोकने के लिए, समझ रहे हो? और उस पानी का ह्यूमन का क्या कर रहा है, अपने हिसाब से इस्तेमाल। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां भेज रहा है, तो मानव कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि वो डोमिनेट कर रहा है पूरे पूरे नेचर को। तो जो मानव को ऐसा लगे कि वो प्रौद्योगिकी के स्तर पर नेचर को डोमिनेट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रकृति का मानवीय खतरा। क्लियर है ना बात? इसे संभववाद भी कहते हैं। मतलब भैया हमने प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हम हर नामुमकिन को क्या बनाएंगे, संभव बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये स्लाइड अच्छे से देखिए, बहुत अच्छी स्लाइड है ये, ठीक है? चलिए, अब हम देखते हैं जो हम पढ़ के आए हैं ना, उनमें जो 3 विचारधाराएँ निकल रही हैं। ऑब्वियसली उसमें नवनियतिवाद नहीं था, और नवनियतिवाद सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे वैल्यूएबल है। नियतिवाद प्रकृति ही सब कुछ है भैया, हम प्रकृति के दास हैं। समर्थक रेटजेल और शैंपल। मतलब बेटा कौन-कौन समर्थक हैं? गुरु और शिष्य। ठंडे प्रदेशों के लोग मेहनती होते हैं, ये कह रहे हैं ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ उन्हें मेहनत करके ज़्यादा कैलोरी कंज़्यूम करनी होती है, ज़्यादा कैलोरी की व्यवस्था करनी होती है। तो बेटा भारतीय लोग आलसी हैं? आई थिंक समथिंग समथिंग कुछ-कुछ लोग आलसी हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा संभववाद को। संभववाद को देखिए, संभववाद में मैंने क्या बताया? हमने प्रकृति को ऑब्वियसली अपने हिसाब से बदल दिया, संभव कर दी हमने हर वो चीज़ जो प्रकृति असंभव बनाए बैठी थी। 45 डिग्री सेल्सियस में हमने सर्दी का मौसम कर दिया, समझ रहे हो ना? और इसके प्रवर्तक कौन है बेटा? पॉल विडाल डिला प्लास। मानव ने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया, मतलब एक तरह का वो कर दिया जहाँ पानी भी है, पानी अवेलेबल करवा दिया। प्रकृति, अभी मैंने क्या बताया था? हाँ, हम लोग जो डैम बना रहे हैं उसका यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पानी कम मात्रा में है वहां सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और दैनिक जो आवश्यकताएं है उसके लिए उस पानी को नहर के द्वारा वहां मोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नवनियतिवाद। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, समझना। हम लोग हिमाचल में हैं, अभी हिमाचल के हाल बहुत बुरे हैं। वहां पर हिमालय पर्वत श्रेणी है। हमने हिमालय पर्वत श्रेणी को काट के, समझ रहे हो, एक क्या बना दिया? टनल। और टनल में क्या बना दी बेटा? रोड। क्या बना दी टनल में? रोड। लेकिन हमने खतरे को पूरी तरह स्किप कर दिया क्या? बताइए। नहीं, हमने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन प्रकृति ने एक हद तक ही हमें वो दिया है। अगर हम इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो इन फ्यूचर इसमें क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड, समझ रहे हो? और सब कुछ क्या हो सकता है? खत्म। समझ रहे हो ना? सब कुछ क्या हो सकता है? खत्म। तो जो ग्रिफिथ टेलर की अवधारणा है नवनियतिवाद, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रुको और जाओ संकल्पना। बिकॉज ये आपको जो ट्रैफिक लाइट दिख रही है, ये इसमें से रेड वाली हमें रोकती है, ठीक है? रेड वाली क्या करती है बेटा? रोकती है हमें। और येलो वाली हमसे कहती है कि तैयार हो जाओ निकलने के लिए, और ग्रीन वाली हमसे कहती है भैया जाओ। तो ग्रिफिथ टेलर जी क्या कह रहे हैं, समझना बात को। ये कह रहे हैं, पहले आप समझो कि प्रकृति की बाउंड्रीज क्या हैं, समझ रहे हो?
जैसे आप कहीं ब्रिज बना रहे हो तो आपको वहाँ के भौतिक पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। तब आप नॉर्मली आप समतल पे जितना खर्च करके ब्रिज बना देते हैं नदी के ऊपर, ठीक है? जैसे ये नदी और आपने यहाँ 2 पिलर खड़े किए और बन गया। तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में ये पॉसिबल नहीं है बेटा। पहाड़ी क्षेत्र में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज़ वहाँ आपको प्रकृति को समझना भी तो है। प्रकृति आपके लिए एक दायरा दे रही है, आपको उसी में रहना है, ठीक है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, मतलब ये कहता है कि प्रकृति का दोहन ना करो। प्रकृति हमें जितना दे रही है ठीक वैसे ही है, जैसे मान के चलो किसी बाग में एक आम का पेड़ पका है, ठीक है? समझ रहे हो ना? आम का पेड़ पक गया है। तो इसमें हम तीनों टर्म को समझते हैं। हम नीचे बैठ के इंतज़ार करें अगर, समझना? इंतज़ार करें, पेड़ से हाथ जोड़ के माँगे कि हे भगवान एक आम दे दीजिए और आम गिरे खा लें, उससे बोलेंगे क्या? उससे बोलेंगे नियतिवाद। ये नियति थी। समझ रहे हो? या हम क्या करें, पेड़ के ऊपर बैठ जाके पेड़ को हल्के से हिलाएँ, इतना ही हिलाएँ जितने में केवल पक्के फल गिरें। समझ रहे हो? उसका ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसे बोलेंगे नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद। बिकॉज़ हमने क्या किया बेटा, हमने प्रकृति को समझा, उसकी बाउंड्री को समझा। प्रकृति ने कहा कि सर आप पके हुए फल ले जाओ, हमें इससे किसी भी बात की दिक्कत नहीं है। अब सर तीसरा बचा संभववाद, हम पूरे फल ही तोड़ लें। कच्चे, पके जो भी हो हम सब तोड़ लें, तो उसे हम क्या बोलेंगे संभववाद। संभववाद में ऑब्वियसली हम प्रकृति का क्या कर देते हैं, दोहन कर देते हैं। ठीक है बच्चा? आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। सतत पोषणीय विकास क्या कहता है बेटा, कि हम जो संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ऐसे इस्तेमाल करें कि वो आगे आने वाली पीढ़ी तक भी जाए। जैसे इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो बेटा, मैं यहाँ हूँ, मुझे मेरे घरवालों ने या आपको आपके घरवालों ने 10 बीघा ज़मीन दी है या 10 प्लॉट दिए हैं। ये आपकी पुश्तैनी ज़मीन है 10 बीघा, ठीक है? अब 1 बीघा ज़मीन की कीमत बेटा, आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे बेटा 1 बीघा ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख। तो अब आपके पास ये भी तो ऑप्शन है कि आप कुछ काम-वाम तो करो नहीं। हर 2-3 साल में 1 बीघा ज़मीन बेच दो, 10 लाख रुपए में 2 साल का खर्चा चल जाएगा। फिर खत्म हो जाए, फिर 1 बीघा बेच दो। आपकी लाइफ कितनी बड़ी है? ऑब्वियसली 20 साल तक तो माँ-बाप ने पाल ही दिया होगा। समझ रहे हो ना? 40 साल और बची। 40 साल में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? धीमे-धीमे करके इसे बेच दो। अब बात ये आती है कि आप 10 बीघा ज़मीन बेच के खा जाएँगे, तो आपको आपकी आगे आने वाली पीढ़ी, उसका तो विकास रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं भई? संसाधन मिले थे आपको, आपने पूरे होम कर लिए, आपने उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। समझ रहे हो ना? सतत पोषणीय विकास क्या कहता है, इन 10 बीघा में जब आपको बहुत आवश्यक पड़े तो 1 आध बीघा बेच लीजिए, अदरवाइज़ इसका आप इस्तेमाल कीजिए और इसे आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाइए। समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इसे और बच्चों तक पहुँचाएँ जिससे उनकी भी चीज़ें क्लियर हो। चलिए, अब यहाँ देखते हैं मानव भूगोल के प्रकृति एवं क्षेत्र। तो बेटा मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। विषय की प्रकृति थोड़ी डायनामिक है, ये स्थिर नहीं है, मतलब चीजें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे समाज और संस्कृति का अध्ययन सामाजिक भूगोल के अंतर्गत है, ये बेटा नगरीय भूगोल के अंतर्गत भी हो सकता है कि नहीं? इंटरडिसिप्लिनरी जो चीजें हैं, अंतर विषयक चीजें हैं, उनमें बहुत ज्यादा जुड़ाव है, इस वजह से ऐसा होता है। सामाजिक भूगोल में समाज और संस्कृति का अध्ययन, नगरीय भूगोल में शहरों का अध्ययन, राजनीतिक भूगोल में राष्ट्र राज्य और सीमाओं का अध्ययन, ठीक है? जनसंख्या में जनसंख्या वितरण घनत्व, तो अगला ही चैप्टर है, मैं बहुत जल्दी इसका भी वीडियो ले आऊंगा। आवास और आर्थिक भूगोल में जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जो तुम्हारी पूरी एक किताब नंबर 1 में और किताब नंबर 2 में मेंशन है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, उन सब के बारे में चर्चा हो, विस्तृत चर्चा करेंगे हम, ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं उस चार्ट को जो हमारी बुक में मेंशन। आरंभिक औपनिवेशिक युग, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता, मतलब जब ब्रिटेन या जब यूरोपीय कॉलोनी बनी थी, उस टाइम का दौर था। तब उन्होंने क्या किया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक या और कंपनी भारत में आई थी, तो भारत में आने से पहले उन्होंने उस चीज पे लेके अन्वेषण किया होगा, विवरण दिया होगा। नए नए क्षेत्रों की क्या की थी, खोज, प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन। और बिजली भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी?
व्यापार करने के लिए। वास्को डी गामा जी क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया, मानचित्र तैयार किया, उसके आगे की अपनी रणनीति बनाई। फिर प्रादेशिक विश्लेषण, समझ रहे हो? उत्तर औपनिवेशिक युग के बाद क्या हुआ, वही 1900 की बात है, प्रादेशिक विश्लेषण हुआ। प्रादेशिक विश्लेषण मतलब क्षेत्र बाई क्षेत्र विश्लेषण हुआ, ठीक है? उसमें क्या है, विभिन्न क्षेत्रों की जो विशेषताएँ हैं, उनकी संस्कृति, उनके जुड़ाव नेचर से, वो नेचर को किस प्रकार पूजते हैं, नेचर उनके लिए क्या स्थान रखती है, ये अंतर्युद्ध विधि। अंतर्युद्ध विधि से इसलिए कहा गया है बेटा कि इसमें ऑब्वियसली द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था। इसमें स्थानिक संगठन बने, स्थानीय पैटर्न और भौगोलिक वितरण की विशेषता है। इसमें ये देखे गए कि लोग किन स्थानीय पैटर्न को फॉलो करते हैं, लोगों के क्रियाकलाप किस प्रकार भूगोल से संबंधित है। 1950 और 60 का वो समय था जब स्थानिक संगठन बने, मात्रात्मक क्रांति आई, कई सारे मॉडल आए, कई सारे सिद्धांत आए और स्पेशली यहाँ जनसंख्या को लेके कई सारे सिद्धांत आए। बिकॉज दुनिया को ये बात समझ में आई कि अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो संसाधनों का दोहन होना ही होना है। 1970 की बेटा दशक आती है जिसमें मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं। रेडिकल विचारधारा मूलवादी कुछ और ही कहती है, मानवतावादी मानवता को कहती है, व्यवहारवादी सामाजिक न्याय की बात हुई यहाँ पहली बार। कौन से न्याय की हुई? सामाजिक न्याय की, कि जो बेटा हाशिए पे हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। व्यक्तिगत अनुभव की, लोग अनुभव कैसा करते हैं एक स्पेसिफिक जगह के कारण, ठीक है। फिर उत्तर आधुनिकवाद आया, बहुलवादी दृष्टिकोण, सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर। ये मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र थे, ये उसी का पाई चार्ट है, ठीक है। जनांकियों को जनसंख्या भूगोल और इन सबके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र क्या है बेटा? समाज में क्या क्या चीजें, व्यवहार लोगों के, बिल्कुल, संस्कृति लोगों की, बिल्कुल, लिंग, लैंगिक भेदभाव बहुत ज्यादा स्तर पे है, पता ही होगा आपको। भिंड जिला ऑब्वियसली अब तो सुधर गया। जो लैंगिक, वैसे तो तुम लोगों के सिलेबस से वो चीज हट गई है लिंग अनुपात, लेकिन भूगोल के अंतर्गत लिंग अनुपात का भी अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा भूगोल जो संबंधित है सामाजिक भूगोल से। आर्थिक भूगोल से बेटा क्या है? संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन और पर्यटन, ये सभी आर्थिक क्रियाकलाप है। राजनीतिक से क्या है? निर्वाचन और सैन्य भूगोल। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? नव भूगोल मानव और पर्यावरण की गतिशील संबंधों का अध्ययन है। नया जो भूगोल है उसमें दोनों का संबंध हम देखते हैं। समय के साथ मानव पर्यावरण संबंधों को की सोच नियतिवाद से संभववाद और फिर नव नियतिवाद की ओर विकसित हुई है। पहले बेटा मानव कहाँ था? नियतिवाद की तरफ। फिर मानव ये लगा है कि आई एम द बॉस, मतलब मैं ही बॉस हूं और प्रकृति मेरे नीचे है। लेकिन अब मानव को फिर लगने लगा है कि भैया प्रकृति हमारे लिए एक बाउंड्री तय करती है, एक सीमा तय करती है, अगर हम उसे लांघेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। रुको और जाओ, नवनियतिवाद की परिकल्पना है, ठीक है बेटा। देखिए मैंने ये चैप्टर अपने स्तर से कंप्लीट करवा दिया है, फिर भी यदि आप लोगों को कोई भी पॉइंट या बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन ऑन है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डाल ही दूंगा इसमें, जिसमें मैं अवेलेबल करवाऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। वहीं पे मैं आपके टेस्ट लिया करूंगा, ठीक है। तो आप वहां से टेलीग्राम से जुड़िए। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कीजिए, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। फिर अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो अगले वीडियो में हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। और यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो सबसे पहले तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट्स के बीच इस वीडियो को भेजिए, जिससे जो चीजें आप इतनी बेहतर तरीके से समझ पाए हैं वो भी समझ पाए, ठीक है बेटा। क्योंकि मध्य प्रदेश को लेके एक उदाहरण है कि यहाँ शिक्षकों की बड़ी कमी रहती है। शिक्षक मतलब वो नहीं कि आपको गाइड उठाए और पढ़ा दे, एक्चुअल में चीजों को आपको फील कराए, आपको एहसास कराए कि भाई चीजें इस प्रकार है। समझ रहे हो ना बात को? तो मिशन बुनियाद के अंतर्गत आज हमने जो वीडियो लेक्चर देखा है, अगले 1-2 दिन में मिशन अभ्यास के अंतर्गत इस चैप्टर का क्या करेंगे, ऑब्वियसली अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज फिर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।